नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 जुलाई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के हमारे जो पिछला वीक गया है उसके बचे हुए आर्टिकल्स को। 3 आर्टिकल्स की बात हम करने वाले हैं। पहला आर्टिकल तो है कि हम कैसे आउटफ्लोइंग जो फंड्स हैं, जो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रहा है लगातार, उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक चीज़ है, एक तो क्या इन्फ्लेशन को टारगेट करना, और दूसरा रहता है कि हमारे यहाँ पे हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज बनी रहती है, तो उसके आउटफ्लो की वजह से कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को कैसे हम मैनेज करें, उसके लिए एक सही रेट क्या हो सकती है, चाहे फिर वो रेपो रेट हो, चाहे फिर वो एक्सचेंज रेट हो, वो चीज़ें हम यहाँ से डिटेल में जानेंगे। दूसरा जो इशू रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, कि पिछले कई सालों में डेमोक्रेसीज़ में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट्स की लेजिटिमेसी, दैट मीन्स वहाँ की वैधता, दैट मीन्स वहाँ की सुप्रीम कोर्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के दिमागों में कम हुई है। उसके पीछे कारण जानेंगे। साथ में ये भी है कि कैसे हम उस लेजिटिमेसी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। और लास्ट में शिंजो अबे, जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जिनका असैसिनेशन हो गया, तो उन्होंने इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को किस हद तक बढ़ाया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बातें भी डिस्कस करेंगे। तो 3 इश्यूज हैं, देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द राइट रेट्स। आर्टिकल को लिखा है अशिमा गोयल जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, इमर्जिंग मार्केट की, जैसे कि हम एक इंडिया, हमारा एक इमर्जिंग मार्केट है, तो हमारे यहाँ पर एक अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल करके लेके जा रहे हैं। कहाँ पर? यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स राइज कर दी, इसलिए अब उनको वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा कमाने को मिलेगा, तो वो वहाँ पर चले गए। दूसरा ये भी कारण है कि जब इंटरेस्ट रेट्स यूएसए के फेडरल रिजर्व ने राइज कर दी, तो लोगों के हाथों में यूएस डॉलर्स की कमी आ गई। कारण कि यूएसए का फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो उसका टारगेट है कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाए। एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसका मतलब यूएस डॉलर्स का जो सर्कुलेशन है यूएसए की इकोनॉमी में, उसकी कमी आएगी। अगर उसकी कमी आएगी तो फिर वो इंडियन इकोनॉमी में वो यूएस डॉलर्स रुकें, इसका कोई गारंटी नहीं रहती। इसी के चलते जो लोग इंडिया में मुनाफा कमाने के लिए इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं दूसरी इन्वेस्टिंग कंपनीज के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो पैसा अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल करके लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ केवल इंडिया में ही नहीं है, ये इमर्जिंग मार्केट्स में सब में देखने को मिल रही है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें। इनमें आप देखो कि यही कारण था जब 2010 से लेकर के 2018 के बीच में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला, जिससे कि पैसा निकाला गया था इंडिया से। ओके, क्योंकि वहाँ पर एक इस तरीके का माहौल बन गया था, क्योंकि 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आए, फिर उसके बाद में इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन में चली गई थी। पहले तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस की, तो मार्केट में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था डॉलर्स का। फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लग गई, तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट राइज की, और साथ में टेपर टेंट्रम, दैट मीन्स टेपर टेंट्रम किया। उसमें क्या किया था कि भाई अब हम बॉन्ड्स को ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम मार्केट में लिक्विडिटी और ज़्यादा इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो जिनके पास में यूएसए की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, उनके टेंशन होने लग गई कि यार अब फेडरल रिजर्व ने तो बॉन्ड खरीदने से मना कर दिया, हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू बोला इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने जल्दबाजी में सस्ते में बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। उसका इफेक्ट ये रहा कि इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज पर भी एग्जैक्टली यही असर पड़ा कि जो इन्वेस्टमेंट था वो रिड्यूस होने लग गया, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने पड़े थे। तो कुल मिला के बात यह है कि इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उन पर सीधा असर यूएसए की पॉलिसीज़ का पड़ता है। तो क्या किया जाए भाई, जब हमने पिछली बार भी ऐसे एक्सपीरियंस किया, अब फिर से वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इसको स्मूथ करना ज़रूरी है। स्मूथ का मतलब हम एक्सटर्नल मार्केट्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी रिड्यूस करें तो ठीक रहेगा। तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या रहती है? देखो, एक तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट को लेकर के काम करते हैं। दूसरा, हम इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं, तो इस केस में जितना हमारी इकोनॉमी से फॉरेक्स की कमी आती है, उतना ही हमारे लिए इंपोर्ट भी महंगा होता चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज की रिडक्शन की वजह से इकोनॉमी में रुपी का सर्कुलेशन तो कम होता नहीं है, तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है। तो जहाँ पर हम पहले $1 के कंपैरिजन में 75 रुपीज़ पे कर रहे थे, वहाँ पर अब हमें 79 या 80 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैसे अगर देखा जाए तो आरबीआई के हाथों में तो हमने क्या दे रखा है कि भाई इन्फ्लेशन को टारगेट करो, इन्फ्लेशन के हिसाब से काम करो। तो यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि जब कैपिटल फ्लो को हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें हमारी पॉलिसी रेट्स को चेंज करना चाहिए। दैट मीन्स जो मार्केट का रिस्पॉन्स है ना, उसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने की ज़रूरत है और उसी के हिसाब से हमें हमारी पॉलिसी रेट फिक्स करनी होगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास में सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही चेंज करने का एक टूल बच जाता है? जो भी हमारे पास में फ्लक्चुएशंस आती हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट राइज हो गई तो हमारे यहाँ पर अचानक से हड़बड़ तबड़ मच गई कि भाई अचानक से हमें भी ये टेंशन होने लग गई कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में पॉलिसी मेकर्स को कुछ और टूल्स के बारे में भी सोचना होगा, जिसमें एक टूल आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज को ही हम मैनेज करें। कैसे? आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर पॉलिसी टूल्स के अंदर आरबीआई के हाथों में इन्फ्लेशन को डोमेस्टिकली टैकल करने के लिए क्या टूल अवेलेबल है? पॉलिसी रेट्स, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग करके और डिसाइड कर लेती है कि रेपो रेट राइज करनी है कि रिड्यूस करनी है। सेम चीज रिवर्स रेपो रेट और बाकी आप देख सकते हो अलग अलग टूल्स को यूज किया जाता है। पर दूसरी तरफ जब हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ में लिंकिंग की बात करें तो वहां पर भी अगर हम केवल रेपो रेट और पॉलिसी रेट्स पर रिलाय करें तो बोलो वो चीज ठीक नहीं है। यहां पर हमें दूसरे टूल्स को भी यूज करना होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एडवर्ड एफ बफी और उनके साथ के जो साथी थे, उन्होंने 2018 में एक पेपर पब्लिश किया, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को जो वेरिएशन आता है, किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज में वेरिएशन आ रहे हैं, तो उस केस में केवल आप इंटरेस्ट रेट वाले जो टूल है उसी को यूज करके आप टैकल नहीं कर सकते हो। आपको मार्केट में दूसरे टूल्स भी यूज करने होने चाहिए, केवल एक टूल से आप काम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो बात यह है कि केवल इंटरेस्ट रेट राइज करके आप इन्फ्लेशन को टैकल करना चाहते हो और उसी को लेकर के केवल आरबीआई को क्रिटिसाइज करते हो, तो ठीक बात नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह बताया जा रहा है कि आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज, अभी देखा जाए फॉरेक्स लगभग $594 बिलियन से भी ज्यादा आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो जो फॉरेक्स अवेलेबल है ना, उसको केवल आप खजाने में पटक के मत रखो, उसको यूटिलाइज करो कि हम हमारी इकोनॉमी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आरबीआई करता भी है। कैसे? कि मार्केट में अभी डॉलर्स की कमी है, आपको पता है, तो आरबीआई क्या करता है? करेंसी स्वैप जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करता है कि हाँ भाई मार्केट में इतने बिलियन डॉलर्स हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बदले में जिनको डॉलर चाहिए वो डॉलर ले लो और हमें रुपी दे दो। इससे क्या होगा? डॉलर का सर्कुलेशन तो मार्केट में बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ जो रुपी का सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा कि नहीं। दूसरी चीज इसके बेनिफिट में क्या आ जाती है कि रुपी जो कि लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है, जो 71 से लेकर के 75 से लेकर के 79.18 रुपीस इक्वल्स टू $1 हो चुका है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिसी रेट्स के अलावा भी हमारे पास में टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम हमारी क्राइसिस की जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और यही चीज आईएमएफ ने भी अपनी तरफ से बोली थी कि भाई आपको सोच समझ करके कैपिटल फ्लो को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर देखो, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसमें हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की बात करते हैं। अब करंट अकाउंट तो हमारे क्या है, फुल्ली कन्वर्टेबल है। दैट मींस लोग जितना ट्रेड करना चाहते हैं उतना ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई रोक टोक के। हाँ, बस गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशंस है उनके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो वो अभी तक हमारे यहां पर 100% नहीं है। इसका मतलब मन में आए जितना हर जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता और मन में आए तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है वो ये है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से परसेंटेज डिसाइड करती है कि इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट, इतना % एफडीआई आ सकती है, इस सेक्टर में इतना आ सकती है। तो वो क्या हो गया? पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो ऐसे में अगर टाइम आता है तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को हम धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, पर अभी वो टाइम नहीं आया है जब हमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% ले जाने की नौबत आई हो कि जी इन्वेस्टमेंट सारे सेक्टर्स में फ्रीली कोई भी आकर के कर सकता है। तो ऐसे में हमारे यहां पर जो अभी तक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का सिनेरियो है दैट इज पार्शियल, 100% नहीं है। दूसरा एक हम अगर समझे तो हमारे यहां पर जो डेट इनफ्लो है वो तो देखो फिर भी अलाउड है,
परसेंटेज बेसिस पे, मतलब हम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और हमारे बॉन्ड्स रिलीज करें कंपनियां या गवर्नमेंट, और फिर वहां से एक्सटर्नल बोरोइंग लेकर के आए, एक्सटर्नल करेंसी लेकर के आए, और उसी करेंसी में बोरोइंग के लिए आरबीआई ने अपने नॉर्म्स भी रिलैक्स किए हैं कि भाई अगर कोई भी कंपनी बाहर जाकर के पैसा उधार लाना चाहती है तो उस करेंसी में, फॉरेन करेंसी को ला सकती है इंडिया में। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कंपनी अपना एक बिजनेस एक्सपेंड कर पाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, और आरबीआई के पास में फॉरेक्स का भी राइज हो पाएगा। एग्जैक्टली ये जो सिनेरियो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसा ही कुछ सिनेरियो इंडोनेशिया ने भी एक्सपीरियंस किया। जब टेपर टेंट्रम, जब यूएसए ने 2013-14 में इम्पोज किया था कि जी अब हम मार्केट में ज़्यादा डॉलर्स को सर्कुलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा हम बॉन्ड्स की बोरोइंग नहीं, मतलब खरीदारी नहीं करेंगे, पर आज वो जो सिनेरियो था, इंडोनेशिया ने उस टाइम पर जो स्टेप्स लिए थे, बोलो वो बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए तो आरबीआई बड़ा क्विकली काम कर लेता है रेपो रेट्स को, इनको राइज करके, पर सवाल आता है जब एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास में अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करने का, तो वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है। तो ऐसे में एक चीज बड़ी क्लियर है, क्या कि अगर आप फॉरेन करेंसीज को अपने अकाउंट में रखते हो और उनकी यूटिलिटी अगर आप नहीं इंश्योर करते हो, तो करेंसीज को आपके अकाउंट में रखने का भी आपको कहीं ना कहीं भुगतान भुगतना पड़ता है। जैसे आज हमारे, मैंने अभी बोला कि $594 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो अगर हम ऐसे के ऐसे यूज़ करेंगे कि हाँ जी हमारे पास में सेफ्टी है, कल को ना कोई रिस्क आ जाएगी तो उस रिस्क से हम निपट लेंगे, तो वो रिस्क का क्यों इंतज़ार करना जब तक आए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत है, डॉलर्स का सर्कुलेशन या डॉलर्स की प्रेजेंस हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप यूटिलाइज करो ना, क्यों रुपए को ज़्यादा डेप्रिशिएट होने दे रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में राइटर क्या बोल रही है कि आरबीआई क्या करता है कि इस फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में से डॉलर्स को निकाल करके तो मार्केट में सर्कुलेट करता है और रुपी को कलेक्ट कर लेता है। इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया और बाहर जाता हुआ डॉलर है उसका इंपैक्ट जो हमारी इकोनॉमी पे आ रहा है वो भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं आ पाएगा। कारण क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर निकल जाता है ना, तो फिर बाद में कंपनियां अपने बिजनेस को ओवर एक्सपेंड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो इंडिया ने बुरे समय पर भी बहुत अच्छे से काम किया है। कई लोगों ने तो ये कहा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को हमें मैक्सिमम 100% तक ले जाना चाहिए, पर हमने वो बात नहीं मानी। उसका बेनिफिट ये है कि आज हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक अंडर कंट्रोल है। नहीं तो क्या होता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% लाने में रिस्क ये रहता है कि फॉरेनर्स आकर के इन्वेस्ट भी एक साथ कर देंगे और जब उनको लगा कि अब काम की चीज़ नहीं है, इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करो, तो पैसा भी बाहर निकाल ले जाएंगे। तो ऐसे में कितनी वॉलेटिलिटी रहती, कितनी वॉलेटाइल सिचुएशन बनती रह जाएगी कि कैसे हम केवल फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट रह जाएंगे। क्या करना चाहिए इसके लिए, हमें डोमेस्टिक मार्केट को और ज़्यादा डीपन और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है। तो ये एक एक करके राइटर जो है सजेशन दे रही हैं। ये चीज़ आपको मैंने बताई दी कि केवल बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें यूटिलाइज भी करना होगा जब भी हमें ज़रूरत हो। नहीं तो फिर यूएसए जैसे कंट्रीज इसी तरीके से वहाँ के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे और हम टेंशन में आ जाएंगे। तो बात कुल मिला के आ रही है क्या कि भाई एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, उसमें केवल हमें डॉलर के बारे में ही ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें बाकी करेंसीज के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि आपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इनके बारे में सुना होगा। अब नीर तो क्या होता है, करंट प्राइस जो चल रही है जिसमें आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, उस पर आप क्या करते हो कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज रुपी, उसको हम कंपेयर करते हैं लगभग 40 कंट्रीज की करेंसीज के साथ में, जिन कंट्रीज के साथ में हम ट्रेड किया करते हैं। तो उनकी करेंसी के साथ में जब हम कंपेयर करें तो हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअल में रीर क्या है और नीर क्या है। रीर का मतलब हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब नीर को आप एडजस्ट कर दो किसके साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, कि भाई जो रियल वैल्यूज चल रही है मार्केट में, जो कि हम एक बेस ईयर ले लेंगे 2016, 2012, 2011, जो भी हमें लेना है, तो उसके हिसाब से हम नीर को एडजस्ट कर देंगे तो हमें एक्चुअल पता पड़ेगा कि महंगाई को जब एडजस्ट करते हैं तो हमें पता पड़ा कि वाकई में हमारा जो रुपी है वो कहां पर ट्रेड कर रहा है। आज ज्यादातर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो ये है कि डॉलर्स के टर्म्स में ही ट्रेड हो रहा है। हमने प्रीवियसली डिस्कशंस बहुत कर लिए हैं जिसमें क्रूड ऑयल पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, गोल्ड और कोयला,
ये तीन चीजें ऐसी हैं, इन पर हमारी अभी तक भी एक्सटर्नली डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इसको हमें रिड्यूस करना होगा, क्योंकि इन सब की वैल्यूएशन डॉलर की टर्म्स में होती है। अब डॉलर की टर्म्स में होने की वजह से जब यूएसए का फेडरल रिजर्व वहां पर इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो उसका झटका हमें इंडिया में भी महसूस करना पड़ता है। तो क्यों ना हम डेविएशन पे जाएं, क्यों ना हम रियल वेरिएबल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट की बात करें, क्यों ना हम इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचे। जैसे कि आज केवल इंडियन करेंसी ही थोड़ी ना डेप्रिशिएट कर रही है, बाकी और इमर्जिंग मार्केट्स की भी करेंसीज लगातार डेप्रिशिएट कर रही है। तो क्यों ना हम बाकी जो करेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि हम स्टर्लिंग पाउंड की बात भी कर सकते हैं, क्यों हम बार बार डॉलर की बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और आपको यूटिलिटी आपको इंश्योर करनी होगी कि जो वॉलेटिलिटी है, कौन सी मार्केट की वॉलेटिलिटी, जब फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है तो उस टाइम पर कितना ज्यादा हम मतलब एक तरीके से अनसेटल हो जाते हैं, तो उन चीजों को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। कई बार कॉमन सजेशन क्या आता है कि भाई यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज कर दी तो हमें भी हमारी पॉलिसी रेट्स को राइज कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, मार्केट में रुपये का सर्कुलेशन रुक जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो जैसा कि टेपर टेंट्रम के टाइम पे हमने देखा था। पर सवाल ये आ जाता है, टेपर टेंट्रम का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यू क्लियर करता आ रहा हूं कि यूएसए में जब लिक्विडिटी को एक्सेस में बढ़ाने की कोशिश की गई थी सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008 के बाद में, तो उस टाइम पर बॉन्ड्स को खरीदा जा रहा था, जिससे कि बॉन्ड खरीदे फेडरल रिजर्व और मार्केट में डॉलर्स को सर्कुलेट करे। अब टेपर टेंट्रम में क्या किया, वो बॉन्ड्स को खरीदने से मना कर दिया। मतलब लोगों के हाथ में बॉन्ड ऐसे कैसे रह गए, लोग आ गए थे टेंशन में। तो ऐसी परिस्थितियों में वो पैनिक जो सेलिंग हुई थी यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स की, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी इमर्जिंग इकोनॉमीज में। बोला सेम चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी पॉलिसीज को डोमेस्टिक इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाएं, ना कि एक्सटर्नली। यूएसए में कोई चेंज हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कोल है, गोल्ड है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत बन जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरी तरफ हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट कम क्यों आता है, कम क्यों हो जाता है। देखो यूएसए में इंटरेस्ट रेट राइज हुई तो लोग पैसा निकाल के लेकर के गए, हमारे यहां पर भी फिर हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को राइज कर दिया, तो हमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। राइटर ये बोलना चाह रही है कैसे, कि यूएसए ने इंटरेस्ट रेट राइज की तो पैसा तो पहले निकल गया, डॉलर तो आपका। अब आप इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हो तो उससे आपके मार्केट से जो रुपी लिक्विडिटी है वो और कम हो गई, तो क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी, कोई चांस ही नहीं बचता। तो कौन यहां पर इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे में पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। इसके आगे देखें, इन्फ्लेशन यूएसए में बढ़ रही है कि नहीं, उसकी बजाय हमें हमारे इन्फ्लेशन को पहले समझना होगा। दूसरी तरफ रुपी डेप्रिशिएशन के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि रुपी को डेप्रिशिएट होने दो, हम एक्सपोर्ट करके राइज कर लेंगे हमारी जरूरतें। तो राइटर यहां पर काउंटर कर रही है इस तरीके के एक्सपर्ट एडवाइस को भी कि रुपी को ज्यादा डेप्रिशिएट होने दिया तो हम तो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, बर्बाद हो जाएंगे बहुत गंदे तरीके से। आज के टाइम पर अगर हम देखें ना, तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, जैसे हम रीर की बात करें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो उसमें हमारी करेंसी को हम कंपेयर करते हैं 40 दूसरे कंट्रीज की करेंसी से, तो हमारी करेंसी का लेवल 100 तक पहुंच रहा है, जिसका मतलब क्या है कि लगातार रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो यहां पर भी आरबीआई या फिर गवर्नमेंट आंखें मूंद के नहीं रह सकती, रुपी को ज्यादा डेप्रिशिएट होता हुआ भी नहीं देख सकती। तो क्या किया जाए जी, वही चीज, एक करेक्टिव अप्रोच लाने की जरूरत है। एक तो ऑयल हम कहां से ला सकते हैं, कोल कहां से सस्ता ला सकते हैं, वो देखा जाए। इसीलिए हम रशिया से लगातार एंगेज कर रहे हैं। हमने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया है रशिया को, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज ने कितने सैंक्शंस लगा दिए हों। क्यों, क्योंकि हम बर्बाद हो जाएंगे उसके चक्कर में। दूसरी चीज क्या आ रही है कि अगर हम रुपी को और ज्यादा डेप्रिशिएट होने देंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो क्या किया जाए, मार्केट में थोड़ा सा हम फॉरेक्स को थोड़ा सा लिक्विडिटी के तौर पे राइज कर दें। ओवरऑल आपको दोनों कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही होंगी कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखते हुए, रीर को ध्यान में रखते हुए, और फिर आप अपने मार्केट में फॉरेक्स की लिक्विडिटी को मेंटेन करो। तो यहाँ पर सवाल का जवाब क्या है पता राइटर का, कि भाई सोच समझ करके पॉलिसी बनाओ। कोई एक थंब रूल काम नहीं करता है कि फिक्स आपने अपना एक रूल बना लिया और वही आप इंप्लीमेंट करो, नहीं, आपको सोच समझ करके पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है। ठीक है, अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें टाइम के साथ साथ में यूएसए के फेडरल रिजर्व की जो रेट राइज करने का जो तरीका है, उस पर हमारी डिपेंडेंसी को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। और उसका तरीका क्या है,
वही बात फिर से दूसरे एक्सपर्ट्स की एडवाइस कि हमें हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ना उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें दूसरी करेंसीज में लेन देन करना होगा, हमें या फिर ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में और अच्छे से कोलैबोरेट करना होगा, जिससे कि केवल डॉलर में लेन देन ना करके कोई दूसरी करेंसी में लेन देन करना हम शुरू करें, जिससे कि फिर डॉलर में अगर कुछ ऊंच नीच हो तो उसका असर हमारे यहां पर डोमेस्टिकली ना देखने को मिले। इसी तरीके के सजेशन हम प्रीवियस कई आर्टिकल्स में देख चुके हैं। तो देखो बात ऐसी है, आपके सामने है क्वेश्चन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स स्किल, अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट एंड ओपन माइंड। ठीक है, तो आप इस पे कमेंट करो। ये आपका जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन भी बन गया और ये आपका हो सकता है इसमें से ऐसे राइटिंग फिलोसॉफिकल मेथड लगा लगा करके, इकोनॉमी को फिलोसॉफी से कनेक्ट कर के कैसे भी क्वेश्चन बना करके ऐसे भी राइटिंग हो सकता है। और आजकल यूपीएससी के क्वेश्चन देखोगे ना आप, यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो वो इसी तरीके से करंट अफेयर के इवेंट्स को या टर्मिनोलॉजीज को ही उठा करके मेंस में और इनमें क्वेश्चन बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचना और आंसर भी आप इसका लिख लेना। और बहुत हद तक तो हमने क्लियर कर लिया है, और भी आपके पास में वैल्यू एडिशन हो करते चले जाना। केवल इसी आर्टिकल से आंसर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। बाकी बहुत सारा कंटेक्स्ट आपके पास में होना चाहिए, पहले का नहीं है तो सीखते जाओ, बढ़ते जाओ और इस क्वेश्चन के बारे में सोचते जाओ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 7 जुलाई के न्यूज़पेपर से, लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। देखो लेजिटिमेसी का मतलब एक ये पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वैधता। जब आप किसी चीज़ को मानना शुरू कर देते हो तो उसकी आपके दिमाग में विश्वास बनने लग जाता है, आपका दिल उसके लिए गवाही देने लग जाता है कि हाँ यार ये जो भी करेगा सही करेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है यही लेजिटिमेसी का बेस होता है। तो बेसिकली अभी क्या है, एक इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, एबीसी, यहाँ पर देख सकते हो एबीसी करके समथिंग, कुछ नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। तो इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू में बताया गया कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की लेजिटिमेसी को लगातार आग लगाई है और कोई कमी नहीं छोड़ी है। बैक टू बैक इतने बुरे वर्डिक्ट दिए हैं, जैसे कि एक तो रॉय वर्सेस वेड जो केस है, जिसमें अबॉर्शन एक राइट दिया हुआ था, पर्सनल राइट दिया था एक वुमेन को, उसको वहाँ पर एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो बोला एक तो ये तरीका जो कि लिबरल डेमोक्रेसी का एक का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। दूसरा ये कि बुलेट्स को कंट्रोल करने के लिए, फायर आर्म्स को, बंदूकों को इनको रोकने के लिए वहाँ पर कानून लाया जाता है, उस कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है कि भाई जो है बंदूक रखना वहाँ के अधिकार में है लोगों को, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चे भी अपने पास में फायर आर्म्स रख सकते हैं और कहीं पर भी किसी पे भी गोली चला सकते हैं, तो वो उनका अधिकार है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्डिक्ट दिए हैं। तो सवाल क्या आता है, वो सेल्फ डिफेंस के तौर पे उनका अधिकार बनता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा ब्रॉडर ओपिनियन रखा करो, अगर मेरे मुँह से कुछ निकले तो, क्योंकि मैं आधे घंटे में आपको ज़्यादा शब्द नहीं दे सकता हूँ, एक लिमिटेड वर्ड्स तक ही दे सकता हूँ। आप ओपिनियन खुद का भी थोड़ा सा ब्रॉडर करो, राइट। हो सकता है कई जगहों पर मैं मिस्टेक करता हूँ कई बार, बेशक आप मुझे कमेंट करते हो या मैसेज करके बता देते हो, तो वो करेक्शन आपका हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का, ठीक है। खैर पॉइंट आ जाता है हमारा कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट्स और बाकी और दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें जिसमें डेमोक्रेसी मेनली हमारा यहाँ पर कंटेक्स्ट है, तो वहाँ पर लगातार उनके वर्डिक्ट्स उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं। लेजिटिमेसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डेमोक्रेसी में एक जुडिशरी को बहुत हद तक सक्सेसफुल बनाने में काम करती है, क्योंकि जब तक हम किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर शक नहीं करेंगे तब तक वो इंस्टीट्यूशन अच्छे से परफॉर्म करता चला जाएगा। और शक नहीं करने का कारण एक ही है, जब वो काम सही तरीके से करे। देखो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक डेमोक्रेसी की बात करें, तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में भी हम यही बात करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस है वो हमने ली भी यूएसए से ही है, राइट। तो इस तरीके से ये जो लेजिटिमेसी है, लोगों के मनों में विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में गया केस अब तो सही होगा, तो वो लेजिटिमेसी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, जो कि लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट पे, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसने सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। तब जाकर के यूरोपियन यूनियन ने इंटरवेंशन किया और कहा कि अगर आप अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे तो हम यूरोपियन यूनियन से पोलैंड को निकाल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट लूला, उनके खिलाफ में एक कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। करंट जो रिजीम चल रहा है, जायर बोल्सोनारो की जो गवर्नमेंट चल रही है उसके द्वारा, तो ऐसे में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेजिटिमेसी रीगेन की है थोड़ी सी, ये कह के कि सरकार जो चाहे तो मनमानी करके किसी के भी खिलाफ में कोई ऐसे दुश्मनी थोड़ा ना साबित कर सकती है। नो, हम
जो फॉर्मर प्रेसिडेंट लूला है उनके खिलाफ में कोई भी केस शुरू नहीं करेंगे, चाहे गवर्नमेंट इनकम्बेंट करंट गवर्नमेंट कुछ भी करे। तो इस तरीके से ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैक टू बैक ऐसे कुछ कई डिसीजन दिए जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रॉय वर्सेस वेड और आर्म्स वाला। और एक और वर्डिक्ट आया था जिसके बारे में हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि वहां की जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया, कि बोले केवल और केवल लेजिस्लेचर जो है वही कानून बना सकती है, एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास में कोई पावर नहीं है। तो इन चीजों ने मिलकर के ओवरऑल आप देखो कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी को बहुत हद तक कम कर दिया है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के यहां पर राइटर जो है वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि लेजिटिमेसी जब होती है ना वो लोगों में विश्वास का एक कारण होती है, और विश्वास के कारण की वजह से ही एक रेलेवेंस बनी रहती है जुडिशरी की, जो कि लगातार बिगड़ती चली जा रही है। तो क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए करने की जरूरत है कि एक तो जुडिशरी को या फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद को दूर कर लेना चाहिए पॉलिटिकल पावर्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर जुडिशरी में रोल प्ले करने लग गई तो फिर बाद में इंडिपेंडेंस नहीं रह पाती है जुडिशरी की। दूसरी अगर बात करें तो यह कहा जा रहा है कि जो डायनामिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है जुडिशरी के द्वारा। कैसे? कि जो प्रिविलेज्ड पोजीशन जुडिशरी को मिली हुई है तो वो उसी के, अगर आपको विशेष अधिकार मिले हैं तो उसी के हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब आप उस प्रिविलेज के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करोगे। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को एक कागज का टुकड़ा ना समझो, कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरल कोड है, तब जाकर के एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुली काम कर पाती है। तो सवाल क्या है कि आज हम अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन किसको मानते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट को ही तो मानते हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? जुडिशरी के पास ही तो जाते हैं ना कि हमारे अधिकारों को बचाओ भाई। तो ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको हमें समझना होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अगर हम समझना चाहते हैं तो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल बाय लॉ। और तीसरा आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करने का काम करे जुडिशरी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स पे जब एक जुडिशरी काम करती है ना तब जाकर के उनकी लेजिटिमेसी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो। अब इन 3 प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई सत्ता में आके बैठता है ना, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर सत्ता में बैठने के बाद में सत्ता का लोभ ऐसा होता है कि वो अपनी पावर, सारी पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी भी ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उस ऑटोक्रेसी को कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव विंग्स जो हैं उन पे लगाम लगाने के लिए तो जुडिशरी लाई गई थी। अरे भाई, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों के बीच में चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं ना। तो चेक एंड बैलेंस का काम ही अगर नहीं करेगी जुडिशरी तो कहां से तो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट पे लगाम अगर नहीं लगेगी तो एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करेंगे, और मनमानी करेंगे तो अपने ओपोनेंट्स को वो सप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। तो जो लोग सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ में अगर आवाज उठाएंगे तो उनको फिर बाद में सजा भी दे देंगे वो। तो इसके लिए प्रॉपर मैनर में करने की जरूरत है कि नहीं? लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो आज चलो आपके फेवर की सरकार है, कल को ना किसी और के, आपके ऑपोजिशन की सरकार आ गई तो फिर वो भी वही काम करेगी जो आपकी सरकार कर रही है ऑपोजिशन के लिए। तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज क्या अप्लाई होती है यहाँ पे? लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3, जहां पर सरकार पर लगाम लगाई जाती है कि भाई आप सिटीजन्स के लिए काम करोगे, सिटीजन्स के वेलफेयर का काम करोगे। डीपीएसपी में गाइडलाइन दी जाती है कि ऐसा करो, और ऐसा नहीं करने पे जुडिशरी रेडी है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। राइट? तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। दूसरा, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पे काम करो, ना कि रूल बाय लॉ। आजकल क्या हो रहा है कि रूल बाय लॉ करके सरकारें उसको नाम दे रही हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में डिफरेंस समझे। रूल ऑफ लॉ कानून का सबसे ऊपर लेवल रहेगा, मतलब राजनीति करो, कोई भी एक्टिविटी आप करो, सबसे ऊपर है कानून। दैट मीन्स कानून के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। कानून सबके लिए सेम ट्रीटमेंट देगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलने वाला है। जबकि रूल बाय लॉ में क्या होता है कि सरकार अपने हिसाब से कानून बनाती है, रूल बन गया, अब उसके हिसाब से अब अपनी एग्जीक्यूशन करेगी, जो भी उनको पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है।
तो दोनों में रात दिन का अंतर हुआ कि नहीं? सरकार तो कोई भी कानून किसी भी तरीके से बना सकती है, तो अपने मनमाने तरीके से रूल बना करके और फिर लॉ कर देगी, मतलब इंप्लीमेंट कर देगी उस लॉ को, या फिर उसका कानून को अपना बता देगी कि हाँ जी ये रूल ऑफ लॉ चल रहा है। तो रूल ऑफ लॉ थोड़े ना हुआ। रूल ऑफ लॉ में तो ये हो गया कि कानून जो बना हुआ है वो सबके लिए बराबर है, सब उसकी नजरों में बराबर है। रूल ऑफ लॉ दैट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून को भी कोई हार्म नहीं करेगा और कानून सबको बराबर ट्रीटमेंट देगा, राइट। जबकि रूल बाय लॉ में क्या हो गया, सरकार अपने हिसाब से जिस पॉलिटिकल पावर की रूलिंग चल रही है वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी और उसी के हिसाब से फिर अपने सिस्टम को चलाएगी। तो कहां रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ बराबर हुए? होना क्या चाहिए, रूल ऑफ लॉ, ना कि रूल बाय लॉ। एक ये डिस्टिंक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव्स अपनी आर्बिट्रेरीनेस पे आ जाती हैं, अपनी मनमानी करनी शुरू कर देगी। अगेन अथॉरिटेरियन रिजीम, ऑटोक्रेसी आ जाती है, एग्जीक्यूटिव पे लगाम लगानी जरूरी हो जाती है। कौन करेगा? जुडिशरी। थर्ड पॉइंट कि भाई अगर हम बात करें तो कोर्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई कागज का टुकड़ा थोड़े ना है, एक सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके लिए एक गाइडलाइन दे रहा है, रूल्स स्टैब्लिश कर रहा है, जिससे कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर तबके के लोगों को भी फायदा पहुंचे। पावरफुल लोग तो पहले से पावरफुल है, बाकी कमजोरों को भी उठने का पूरा मौका मिले। तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को इंपोज करने का काम कौन करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट। बट वही चीज है कि रूल ऑफ लॉ का नाम लेकर के रूल बाय लॉ कर रही हैं सरकारें, और उसको काउंटर करने में जुडिशरी अलग अलग डेमोक्रेसीज में फेल हो रही है, इवन इंडिया में भी। जैसे कि यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं राइटर कि फादर स्टैन स्वामी, जब उनको सेडिशियस चार्जेस के तौर पे जेल में रखा गया, उन्होंने बोला मुझे स्ट्रॉ चाहिए, मुझे हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है, मुझे बेल चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उनको तब फिर जब बेल नहीं दी गई, क्या हुआ जी? उनका वहीं पे देहांत हो गया था। तो बोलो ये कहाँ का रूल ऑफ लॉ है? इसी तरीके से ये पॉइंट्स है 3, इन प्रिंसिपल्स पे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और डेमोक्रेसी में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना, डेमोक्रेसी पे कभी भी कुछ भी लिखो तो ये काम आएंगे आपके तीनों प्रिंसिपल्स। ओके, आगे चलते हैं। फिर लास्ट आर्टिकल आता है विद इंडिया फॉर इंडिया। शिंजो अबे, जिन्होंने इंडिया जापान रिलेशंस को पीक पे पहुंचाया, निरुपमा सुब्रमण्यन जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, शिंजो अबे के जो नाना थे, जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, नोबुशुके किशी, वो कंटेम्प्रेरी थे जवाहरलाल नेहरू जी के। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जापान के जो इंडिया के विजिट पे आए, और वो भी वो देश जो कि 12 साल पहले बहुत बुरे तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा था। उस देश को हमने एडमायर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्टेटमेंट थे कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम एडमायर करते हैं जापान जैसे कंट्री को, बहुत ही शानदार कंट्री है। उसके रिजल्ट में ये जो किशी, इनके स्टेटमेंट आए थे, वो क्या थे? बोले एक हारे हुए देश को कोई ऐसे एक्सेप्ट करे दोनों हाथों से, खुले दोनों हाथों से, तो बोला बहुत खुशी होती है हमें। 1957 को 12 साल ही हुए थे। 1945 में तो आपको पता ही है, नागासाकी और हिरोशिमा पे यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किए ही थे। लिटिल बॉय तो हिरोशिमा पे किया था, फैटमैन किया था नागासाकी पे, नाम थे उन बॉम्ब्स के। तो बोले उसके बाद में हमारे हाल थे खराब, उसके बावजूद भी इंडिया ने हमें खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। बोला उस टाइम पर शुरुआत की गई थी कि इंडिया जापान रिलेशंस को रिवाइवल मिले, बट चीज़ें इतनी सक्सेसफुली नहीं हुई। रिवाइवल जो मिला वो फिर मिलता है 21st सेंचुरी में, इनिशियल स्टेज में, जब शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जापान के। देखो, स्वामी विवेकानंद से लेकर के दारा शिको को कोट किया जाता है, हमारे जो लेजेंड्स हैं हमारे यहाँ के, उनको जापान में, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर हिस्ट्री है, क्या डाइवर्सिटी है हमारे देश की। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक आइडिया, कौन सा? आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। ये आइडिया, कॉर्ड का आइडिया, आर्क ऑफ प्रोस्पेरिटी कहां से? आउटर रिम ऑफ यूरेशिया। दैट मीन्स यूरेशियन रीजन, मैप को अगर देखो तो यूरोप और एशिया का आउटर एरिया, बोलो वहां पर जो कोस्टल रीजन है वहां पर डेवलपमेंट किया जाए। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, वही थोड़ा सा, अगर ज्योग्राफी आपके ऑप्शनल है ना तो थोड़ा सा आप समझ के चलना, ठीक है ना। जो हार्टलैंड वाले वो मॉडल्स है ना, उनसे कनेक्टेड है ये आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी ऑन आउटर रिम ऑफ यूरेशिया। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ये बोला गया था, शुरुआत में कई मॉडल्स आए थे, जिनमें एक मॉडल ये भी था कि भाई आप आउटर एरिया जो है ना, वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा, मतलब आउटर एरिया वाले ट्रेड ज्यादा कर पाएंगे तो वो लोग प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आएगी।
बट उसके जस्ट उलट इंटीरियर जो हिंटरलैंड वाले कंट्रीज हैं उन्होंने भी प्रोग्रेस अच्छी खासी रजिस्टर की है, बट अभी तक भी वो रेलेवेंस कहीं ना कहीं बनाए रखे हैं कि आज अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें तो लगभग 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, तो उसमें ज़्यादातर बेनिफिट उन स्टेट्स को हो रहा है जिनकी कोस्टल लाइन बनी हुई है। हिंटरलैंड वाले स्टेट्स जो हैं, जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, वो अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड फील करते हैं। खैर आ जाइए आर्टिकल पे फिर से कि एक तो यूरेशियन जो लैंड मास है उसके चारों तरफ का जो कोस्टल एरिया है बोला वहां पर डेवलपमेंट की बात की शिंजो अबे ने अपनी बातों में, और कॉड को भी एक आइडिया दिया। 1951 से लेकर अभी तक की अगर हम एक कंटिन्यूटी देखें तो 1951 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें एक तरफ जापान, एक तरफ तो हारी हुई जो पावर्स थी एक्सिस पावर्स, कौन सी थी, इटली, जापान एंड जर्मनी, और दूसरी तरफ थे अलाइज जो ये P5 बन के बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। इनके बीच में ये कोलैबोरेशन ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी की, आगे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बेशक दिल्ली इस ट्रीटी का पार्ट नहीं था, पर फिर भी जापान के साथ में हमने बायलैटरल लेवल पे पीस ट्रीटी साइन की, जो कि अपने आप में शुरुआत थी। जवाहरलाल नेहरू ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर का जो एक आइडिया था कि हम बाकी कंट्रीज को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको हमने एक्सेप्ट किया, और इंडिया उस टाइम का पहला कंट्री था जिसने जापान के द्वारा ओवरसीज दी जाने वाली डेवलपमेंट एड जो थी वो एक्सेप्ट की। इसके अलावा दूरदर्शन के फर्स्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग भी जापान में हुई थी, और छोटी सी कार कंपनी जो मारुति 800 बनती थी उसको भी हमने टॉप लेवल तक पहुंचाया। आज मारुति सुजुकी क्या लेवल की कंपनी है आप जानते हो, जो जापानी सुजुकी के साथ में काम करती है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये आज, ठीक है। इसके आगे अगर देखा जाए बायलैटरल टाइज की बात करें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिरो मोरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द 20th सेंचुरी एग्रीमेंट साइन किया था 2000 में। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी काउंटर पार्ट उस टाइम पे कौन थे, शिंजो अबे, उनके साथ में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए थे। इसके अलावा आज देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात कर लो, इन सारी चीज़ों पे शिंजो अबे का जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो गजब का ही रहा है, इसीलिए आज हम उनको मेमोराइज कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। साथ में अगर देखें तो 1998 में जब हमने पोखरण सेकंड किया था तब देखो जापान ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि हमने एक पीस ट्रीटी साइन की थी, बोला उस ट्रीटी का वायलेशन कर दिया इंडिया ने। फिर टाइम बीतने के साथ में इंडिया ने एक तो NSG से थोड़ा सा हमें कंसेशन मिला, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जिसका मेंबर आज तक इंडिया नहीं बन पाया क्योंकि चाइना वहां पर अड़ंगे लगाता है, ठीक है ना। तो आप देखो NSG ने वेवियर दिया, छूट दी, और USA के साथ में हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, तब जाकर के जापान में भी थोड़ा सा ऐसा माहौल बना कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन का गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा या न्यूक्लियर एनर्जी का गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा। रिजल्ट ये रहा कि इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील शुरू हो जाती है, जो कि फिर बाद में 2009-2011 में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके चलते जापान आगे नहीं बढ़ा पाता है। एक तो सुनामी आउटब्रेक हुआ था जिसकी वजह से फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है दाइची, वहां पर रेडिएशन हो गए थे, तो जापान में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अब से हम भी न्यूक्लियर पावर को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो बोले बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ये। पर फिर भी 2012 में आते आते थोड़ा सा डील को रिवाइवल मिलता है शिंजो अबे के द्वारा, और 2016 में फिर हमने भी सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली जापान के साथ में। ऐसे रिलेशनशिप हमारी जापान के साथ में आगे बढ़ती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान ने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उस टाइम पर जापान ने अपने आप को एक कहते ना कि पैसिफिस्ट मोड में ले गया था कि हम बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। पर जिस तरीके से जापान के 2 इंडिविजुअल्स को ISIS के द्वारा मार दिया गया था, तब से फिर बाद में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने सोच लिया कि हमें भी हमारी ज़रूरतें को समझते हुए कुछ रिवाइवल करना होगा। जैसे कि जापान की जो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है, जापान की नेवी, उनको इंडिया के साथ में एक्सरसाइज करनी शुरू की। फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई थी जापानीज नेवी की दिसंबर 2013 में इंडिया के साथ में, और आज आप देखते हो मालाबार में किस तरीके से कोलैबोरेशन रहता है इंडिया, जापान और USA का। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे भी इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐड किए गए थे कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, उन आर्टिकल्स को भी अमेंड किया जाना शुरू कर दिया। अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो फील है आज के टाइम पे जापान में, वो शिंजो अबे ने ही रिवाइवल दिया था। तो ये जो चीजें शो करती है वो क्या कि एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है इंडिया और जापान के बीच में। बायलैटरल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है, जो शुरू तो 1950s में हो गई थी, बट
कल्मिनेशन उनका हुआ 2007 के बाद में। तो पिछले 20 सालों में इंडिया जापान रिलेशन जो हाइट्स पे पहुंचे हैं ना, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे का रहा है। तो ये चीज यहां पर हमें देखनी थी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।